जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर नंबर 20। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट कौन से डिस्कस करने लगे हैं। एक चीट शीट डिस्कस करेंगे, फिर होम असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए गए थे वो डिस्कस करेंगे, और फिर आज का चैप्टर 6 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है टाइप्स एंड एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये डिस्कस करना हमने। आज हमारा मेंटी क्विज नहीं होगा क्योंकि एक तो वो टाइम आपको थोड़ा शॉर्ट निस्बतन होता है, वैसे टाइम तो पूरा ही होता है, लेकिन हमने पूरे टाइम पे क्लास ख़त्म करनी है आज, ज़्यादा टाइम नहीं है जुम्मा ना। तो दूसरा चीट शीट को भी डिस्कस करना है और पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करना है, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्विज कंडक्ट करवाएंगे। डन। सबसे पहले असाइनमेंट, कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है? असाइनमेंट जरा हाथ उठाइए। ओके, चलिए गुड। चैप्टर 4 मुझे बताइए, क्या चैप्टर 4 की चीट शीट डिस्कस हो गई थी? चैप्टर 4 की चीट शीट डिस्कस हो गई थी। कौन सा रह गए थे? लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा? 4 के आखिरी कुछ रह गए थे। ओके ओके, ये चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है? बायर एग्रीज टू बाय ए हॉर्स इफ इट प्रूव्स लकी। इज दिस वैलिड? क्यों? किस लफ्ज से पता चला अनसर्टन है? भाई हमें पता नहीं चल सकता कौन सी हमारे लकी है कौन सी नहीं, कोई नहीं पता चल सकता। सन पेज फादर्स लीगल एक्सपेंसेस वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का लफ्ज मतलब क्या आ गया? स्वाब की नीयत से किए हैं, वापसी के इरादे से नहीं किए, तो ये तो वापस नहीं होंगे। यहां तक फादर लेटर प्रॉमिसेस रीइंबर्समेंट वैलिड है? हाँ जी। यहां तक अगर क्वेश्चन खत्म होता तो वैलिड नहीं था, लेकिन बाद में अगर वॉलंटरी सर्विस को प्रॉमिस कर लिया जाए तो क्या सब्सिक्वेंट वो उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं? यस। अब फादर को पैसे देने पड़ेंगे। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता तो फिर नहीं देने पड़ते थे, बाद में प्रॉमिस कर लिया, अब देने पड़ेंगे। पार्टी डिपॉजिट मनी एज सिक्योरिटी फॉर ए बेट, कैन इट बी रिकवर्ड? बेट में किसी किस्म की रिकवरी नहीं हो सकती। माइनर टेक्स लोन बाय मिस रिप्रेजेंटिंग एज, कैन लेंडर रिकवर द लोन? वाइट तो उसने तो कहा था मैं माइनर नहीं हूं। हाँ माइनर, हाँ रूल ऑफ स्टॉपर इधर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो बच्चा है ना, वो अगर कह भी दे मैं बड़ा हूं तो क्या बड़ा हो जाएगा? क्या बच्चा ही रहेगा? बच्चा बच्चा ही, हाँ बिल्कुल, चाहे खुद जो मर्जी कहता रहे। फादर ओरली प्रोमिसेस प्रॉपर्टी टू सन विदाउट रजिस्ट्रेशन, इज इट इन्फोर्सेबल? फादर और सन के रिलेशनशिप से आपके जहन में क्या अंदाजा है? तो नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग वैलिड नहीं है। क्या होना चाहिए? रिटर्न भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। चूंकि रिटर्न एंड रजिस्टर्ड नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। Zen is paid not to open a business anywhere. Is this agreement valid? अगर आप सिर्फ पैसे दे के कहें ना किसी को कि भैया इस इलाके में अपना आना, ये वाइड है, लेकिन अगर उसका बिजनेस खरीद के, गुडविल खरीद के, बिजनेस खरीद के कहें अब इस इलाके में आना, ये वैलिड है। अब जब तक हम बिजनेस कर रहे हैं वो इस इलाके में नहीं आ सकता। जब तक हम बिजनेस कर रहे हैं इस इलाके में नहीं आ सकता, जो रीजनेबल है। बाकी इलाकों में बिजनेस कर सकता है, यस कर सकता है। और अगर हमने 4 महीने बाद बिजनेस छोड़ दिया उसके बाद कर सकता है, फिर भी कर सकता है। ऐसा ही है। ओके। Seller agrees not to compete in same city for 3 years after selling goodwill. इसमें अहम लफ्ज क्या है? गुडविल 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 गुडविल। Outgoing partner agrees not to start a similar business nearby. Enforceable? एग्री कर लिया तो enforceable है। Parties agree not to approach court in any dispute. Is this clause valid? नहीं भैया, कानूनी कार्रवाई का हक तो सबका है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स क्लास बारिंग कोर्ट एक्शन। बारिंग का मतलब है मना करना। व्हाट इज दिस इफेक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कोर्ट एक्शन नहीं ले सकते।
क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वाइड। क्लॉज इज वाइड, एग्रीमेंट इज वैलिड बट क्लॉज इज वाइड। शाबाश शाबाश शाबाश। बंदे तो आप जैसे भी हैं, बात अच्छी की है आपने, शाबाश शाबाश। अबे ऐसा हो सकता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बंदा अच्छा हो, बात बोंगी ये भी हो सकता है, और बंदा बोंगा हो, बात अच्छी कर, ये भी हो सकता है। तो बंदे को अलग ट्रीट करना है, बात को अलग। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस होती है ना, वो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। हाँ, तो ये क्या ऐसा हो सकता है कोई एक दो क्लासेस वाइड हो और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो? हाँ, छोटी मोटी क्लासेस होती है ना, छोटी। हाँ, अगर बड़ी क्लास कोई वाइड हो, जैसे वो मेन ऑब्जेक्टिव, शाबाश शाबाश, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसकी बेस पे हो रहा है। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री आइटम is promised along with illegal goods, must it be delivered? कहा भैया चर्च खरीदो, इसके साथ आइसक्रीम का डब्बा फ्री। कहने लगा सर चर्च तो इलीगल है, अपने पास रखिए, आइसक्रीम का डब्बा दे दे मुझे। क्या आइसक्रीम का पैक दे देना चाहिए? नहीं भैया, वो इलीगल एग्रीमेंट पे जो भी चीज डिपेंडेंट होती है, जो भी चीज कोलैटरल होती है, वो भी वाइड होती है। चाहे आइसक्रीम नॉर्मल हालात में लीगल क्यों ना हो, उसे चर्च के साथ लिंक कर दिया तो ऐसे ही होता है ना। वो क्या होता था, उर्दू कहते हैं सोहबत का असर होता है। अच्छे लोगों की सोहबत में इंसान अच्छा बनता है, और बुरे लोगों की सोहबत में इंसान बुरा बनता है। ठीक है, तो मेरे भाई, अच्छे भाई, किसी बुरे को अच्छा बनाने के लिए उसके पास नहीं बैठना। उसने पता नहीं अच्छा बनना है कि नहीं बनना, आप ना बुरा बन जाए। ठीक है जी, तो बचना है। तो इसी तरह कोई बुरे वाइड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई हमने दूसरा भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट या चीज जोड़ दी, तो बताइए वो जो चीज अलग से इलीगल भी थी, अब इलीगल के साथ जुड़ के क्या हो जाएगी? वो भी वाइड हो जाएगी। यही समझा रहा है कंप्लीमेंट्री आइटम। कंप्लीमेंट्री का मतलब है एडिशनल, एडिशनल एडिशनल आइटम। फर्म ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहरों में बेचती थी, वहाँ पे होटल में स्टे करते थे, तो सुबह सुबह कंप्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता था। हालांकि किराया हमने किसका दिया है? होटल में स्टे करने का, लेकिन सुबह सुबह जो नाश्ता फ्री में मिलता, दबा के नाश्ता करते थे। हाँ, सीनियर कहता था भाई अच्छे तरीके से खा लो, दोपहर को खाना ना मांगना। ये नहीं करता था, कोशिश यही होती थी बच जाए वैसे तो। जी जी, हाँ किधर है महिंद्रा? हाँ, यहाँ पे देखे, यहाँ पे जितना क्वेश्चन था मैंने उतना आंसर किया। आप ये इस स्टूडेंट ने इसमें एक पॉइंट निकाला है। पॉइंट ये निकाला सर माइनर ने झूठ बोल के 10 लाख रुपया ले लिया, अब क्या वो पर्सन उससे रिकवर करवा सकता है? अगर मेरे से इतना पूछेंगे ना तो मैं कहूंगा नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आप मुझे मजीद इंफॉर्मेशन देंगे ना, सर उस 10 लाख में से उसने 4 लाख उड़ा दिए, बाकी 6 लाख बाकी बच गए, तो मैं ये कहूंगा कि वो 6 लाख जो है ना उसके पास, वो रिकवर करवा सकता है। और अगर उसने 6 लाख की कोई चीज खरीद ली थी जो उसके पास है, तो वो चीज रिकवर करवा सकते हैं। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन देंगे मैं उस लिहाज से आंसर करूंगा। तो अगर अभी भी इसको लॉ वर्ड यूज करता है, प्रॉपर्टी ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। क्या टर्म यूज करते हैं? प्रॉपर्टी ट्रेसेबल इन हैंड्स। तो माइनर ने अगर कोई लोन लिया हो, आप रिकवर नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर है, इसका मतलब क्या? माइनर ने कोई ना कोई चीज लेके रखी है अपने पास, उन्हीं पैसों से, हमारे वाले हमारे पैसे या उनसे खरीद के कोई चीज रखी है, तो हम वो रिकवर करवा सकते हैं। डन जी। Two parties bet on a sports result with win-lose outcome. Is it enforceable? Bet wagering agreement है, जो हुआ किसी का ना हुआ। बस यही क्वेश्चन थे। चलिए आइए अब चैप्टर 5 के भी तो चीट शीट है। क्या है जी चीट शीट चैप्टर 5 की? आए नजर आ रहा है आपको? और से ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, चलो गुजारा करते हैं। Hamza agrees to pay if a future event happens. What makes this a contingent contract? Future event. If a future event happens.
क्या जिस क्वेश्चन में भी इफ आ जाएगा वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? अक्सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इफ आता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे में है जिसमें इफ आ जाता है लेकिन वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई विल पे यू 10,000 ओनली इफ यू सेल मी योर मोबाइल, इफ आ गया इसमें, डॉज खेल दिया उसने इफ का, लेकिन कोलैटरल इवेंट नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन में इफ होना जरूरी है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कि कोलैटरल इवेंट होना जरूरी है? कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट की तीन निशानी वो बताया क्या था? फ्यूचर हो, अनसर्टन हो और कोलैटरल हो। हाँ जी। नेक्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन एन इवेंट दैट विल श्योरली हैपन, इज इट कंटीजेंट? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हाँ अनसर्टन हो। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। चिड़िया भी आई है ये करने के लिए, हैं? उसने जवाब दिया। Bright Limited agrees to buy devices if regulatory approval is obtained. What type of contract is this? Contingent contract. क्यों? इसमें contingent contract में तो collateral event होना जरूरी है। इसमें collateral event कौन सा है? Regulatory approval मिलेगी तो contract होगा, नहीं मिलेगी तो next, a contract depends on a future uncertain event but serves a business purpose. Is it valid? हाँ जी, फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है वैलिड। बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं और किस लिए करते हैं? इन ए बेट पेमेंट डिपेंड्स एंटायरली ऑन विनिंग और लूजिंग, हाउ इज दिस डिफरेंट? ये वेजरिंग है जो कि वॉइड है। पार्टीज इंश्योर गुड्स अगेंस्ट फायर, डू दे हैव जेन्युइन इंटरेस्ट? हाँ जी बिल्कुल, ये वो रेन वाला केस थोड़ी है। पेमेंट डिपेंड्स ऑन एन एक्सटर्नल इवेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? Payment depends on an external event, not contract performance. क्या कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है वो जो एक्सटर्नल इवेंट है ना फ्यूचर का, ये इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन ये बिगवस है, इसको क्रॉस कर दे, इसको करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट इज ड्यू आफ्टर रेनोवेशन इज कंप्लीटेड, इज दिस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कह रहा है रेनोवेशन करोगे तो फिर पेमेंट लोगे। भैया ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कोलैटरल इवेंट नहीं है। रेनोवेशन होगी, एक पार्टी रेनोवेशन करेगी, दूसरी पार्टी पेमेंट करेगी, कोलैटरल इवेंट कहाँ है? कहीं नहीं है। पेमेंट डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, इज इट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? नहीं भैया, कंस्ट्रक्शन करेंगे पेमेंट होगी, कोलैटरल इवेंट की तरह कहीं नहीं है। डन जी। अब आते हैं असल क्वेश्चंस की तरफ। ये हुए ना मजे के सवाल। A contract promised payment if marriage occurs, but the person dies before marriage. What is the fact? Void हो गया। क्यों void हो गया? इम्पॉसिबल। नहीं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसके, वो परफॉर्म कर ले कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो उसकी डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं परफॉर्म करते? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, उसने नहीं है तो जो भी फैमिली मेंबर होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो दूसरा सब्जेक्ट मैटर भी तो है। फर्ज करें असल रीजन बताए, कंक्लूजन डिसीजन आपका ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि फर्ज कीजिए ये पर्सन जिसके साथ मैरिज का एग्रीमेंट था, इसका कोई छोटा भाई बहन है, तो मुझे ये बताइए इसकी डेथ हो गई, जिस पार्टी ने इसके साथ प्रॉमिस किया था वो उसके साथ तो पूरा नहीं, डेथ होगी ना। तो क्या इसके जिसकी डेथ हुई इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है इस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए? सवाल ये तो कॉमन सेंस भी बता देगी कि नहीं बाउंड। लीगल रीजन क्या है? पर्सनल नेचर। याद रखे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के होते हैं या जिन कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली ये लिखा गया हो कि ये सर आप ही परफॉर्म करेंगे, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट या जिनमें एग्री हो कि सिर्फ वही पार्टी परफॉर्म करेगी, स्पेसिफिकली एग्री कर दें, लिख दें कि सर चावलों की बोरी लाने को कोई भी ला सकता है लेकिन कसम है आपको कि आप ही ने लेके आनी है और कोई नहीं लेके, तो अब सिर्फ वही पर्सन परफॉर्म करेगा।
ये वाले और जो एग्रीमेंट होते हैं पर्सनल नेचर के, पर्सनल नेचर के कौन से होते हैं? जो स्किल पे डिपेंड करते हैं, पर्सनल नेचर के, पर्सनल स्किल पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताई थी ना, राहत अली खान और चाहत अली खान। बुलाए राहत अली खान को और वो कहे जी ये मेरा एजेंट है चाहत अली खान, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट स्किल पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, स्किल पे बेस्ड है। बताइए आपको एक टीचर का नाम बता के क्लास में एनरोलमेंट करवा लीजिए पढ़ाने, दूसरा टीचर आ जाए, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? भाई एजेंट है और लॉ में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, लिखा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं एजेंट परफॉर्म कर सकता? क्योंकि ये पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है। टीचिंग स्किल अलग होती है हर पर्सन की, सिंगिंग स्किल भी अलग होती है हर पर्सन की। तो ये भी पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, इस वजह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म नहीं करना। कुछ बात समझ आती है? गवर्नमेंट बैन्स द टेक्नोलॉजी फॉर अप्रूवल इज ग्रांटेड, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट? वाइड है, वाइड है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वाइड, खत्म बस। अप्रूवल बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू चेंज इन लॉ, हु बियर्स द लॉस? कोई भी नहीं, बस खत्म, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बायर पेड एन एडवांस बिफोर द बैन, कैन इट बी रिकवर्ड? क्यों? वो वेजनिंग वाले में तो कहा था रिकवर नहीं हो सकता, वो खतरनाक वाला वाइड था, ये नॉर्मल वाला वाइड है, ये से रिकवरी हो जाएगी एडवांस की। ए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग बट इट हैपेंस, क्या ये इन्फोर्सेबल है? अब सिर्फ ये बताना इन्फोर्सेबल है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, लेकिन हैपन हो गया तो इन्फोर्सेबल है? नहीं। पेमेंट इज प्रॉमिस्ड इफ ए डेड पर्सन इज रिवाइव्ड, इम्पॉसिबल, वाइड। इवेंट डज नॉट अकर विद इन फिक्स टाइम, कैन द कॉन्ट्रैक्ट बी इन्फोर्स्ड? अगर तो कॉन्ट्रैक्ट था अपॉन हैपनिंग वाला तो फिर नहीं होगा, अगर नॉन हैपनिंग वाला था। इवेंट लेटर बिकम्स इम्पॉसिबल, व्हाट इज द रिजल्ट? A person makes the event impossible by own action. What is the effect? ठीक है, पेंटर से कहा पेंटर तस्वीर पेंट कर दो, क्या ये पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो परफॉर्म नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा, पैसे पकड़ लिए, बाद में कहा तुम्हारे लिए पेंटिंग करने से बेहतर है मैं पेंटिंग ही छोड़ दूं, उसने हाथ काट दिए अपने। बताइए क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, हमदर्दी नहीं दिखानी उस पेंटर के साथ, मुझे कानूनी तौर पे मशवरा दीजिए, क्या उस पेंटर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्या उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? यस, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो अगर कोई पर्सन खुद कोई ऐसा काम कर ले, क्या करे? खुद कोई ऐसा काम कर ले जिससे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो जाए, तो उसे हर्जाना अदा करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? हर्जाना अदा करना पड़ेगा। ठीक है। सिंगर ने एग्री किया था हर वीकेंड पे, क्या कवाली नाइट होती है ना, वो आजकल वो ट्रेंड है, वो रेस्टोरेंट वगैरह में वो वीकेंड पे कवाल आते हैं। सीए कॉलेजेस में नहीं होते, होते हैं, मैंने उधर नहीं देखे, मैंने तो देखे हैं इधर रेस्टोरेंट वगैरह में। वो एक तरफ चाय शाय चल रही होती है, चाय खाना, और क्या पता नहीं चाय गाना, ये भी है, चाय अफसाना। हाँ हाँ हाँ, रायगढ़ जाते हुए रास्ते में आता है। हाँ शाबाश। तो वो जो है, हाँ कहाँ पे थे हम? हाँ, सिंगर ने बोला सैटरडे और संडे 2 दिन आऊंगा। सैटरडे को वो नहीं आया, पूछा क्यों नहीं आए? कहने लगा मेरा फेवरेट ड्रामा चला था टीवी पे, वो देख रहा था इसलिए नहीं आया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? ओके, दूसरा केस, हमने पूछा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा सर जी गला खराब था, गला खराब था, खराब गले के साथ गाता तो वहां पे जो लोग होते वो भी उठ के भाग जाते, इसलिए नहीं। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? क्योंकि अब सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल है। पहले वाले केस में उसने विलफुली अपने आप को एब्सेंट किया था, दूसरे वाले केस में विलफुली नहीं, ये इम्पॉसिबल हो गया बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल। तो क्या ये सेकंड वाला केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? सेकंड वाला नहीं है। क्यों नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट?
क्या पहले वाले केस में उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसे नौकरी से निकाला जा सकता है? दूसरे वाले में निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। ये फर्क याद रखिएगा। जानबूझ के अपने आप को एब्सेंट करना कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना कर सके या हालात की वजह से ऐसा हो जाना, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है? फर्क है। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम? हाँ, इवेंट लेटर बिकम इम्पॉसिबल। पर्सन मेक्स द इवेंट इम्पॉसिबल, खुद ही इवेंट को इम्पॉसिबल किया। वर्ड है। पेमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोवाइडिंग टू स्ट्रेट लाइंस इन क्लोज स्पेस। क्यों? दो स्ट्रेट लाइन जो है वो स्पेस में मिल नहीं सकती? मिल नहीं, हाँ, यानी मिल नहीं सकती, मतलब वही वो क्या है, रेल की पटड़ी की तरह इकट्ठे जा तो सकते हैं, मिल नहीं सकते, वरना एक्सीडेंट हो जाए ऐसे। पेमेंट प्रॉमिस इफ मैरिज अकर्स बट अनदर मैरिज हैपेंस फर्स्ट, व्हाट इज दिस इफेक्ट? ए ने बी से बोला एग्रीमेंट मैरिज का है, नहीं, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। एम ने एफ से एग्रीमेंट किया मैरिज का, एफ ने आगे मिस्टर डी से शादी कर ली। एग्रीमेंट बताइए, अभी भी पहले वाला एग्रीमेंट अभी भी है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा मुझे बताइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगेगा कि नहीं एफ के खिलाफ? अच्छा, और अगर क्या हुआ, महीने के बाद डी की डेथ हो गई, एफ ने एम से कहा भैया वो प्रॉमिस पूरा करो, भैया तो पहले भैया ही है क्या, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। सवाल ये है, क्या अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? हालांकि एफ अगेन विलिंग है उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त टूट गया जिस वक्त एफ ने कुछ ऐसा काम किया कि अब जो एम के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा होना नामुमकिन हो गया। चाहे फ्यूचर में जाके हालात एकदम से बदल के चाहे फिर बाद में पॉसिबल हो भी जाए, लेकिन फर्स्ट जब उसने वो काम किया जिसकी वजह से तो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त खत्म। कहानी समझ आई आपको? यही पूछ रहा है। पेमेंट प्रॉमिस इफ मैरिज अकर्स बट अनदर मैरिज हैपेंस फर्स्ट, व्हाट इज दैट? तो वो जो पहले वाला एग्रीमेंट है वो खत्म। कमीशन इज पेएबल ऑन सेलिंग 5, इसमें असल में कहानी थोड़ी सी जल्दी से बता दूं आपको, ये मैरिज वाली। सेठ साहब ने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम जो है मैंने एक बंदा पसंद किया है उससे शादी कर लो तो फैक्ट्री सारी जायदाद सारी तुम्हारे नाम, वरना यतीम खाने दे दूंगा। बेटी ने कहा नहीं, पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बंदा चाहिए। हाँ ठीक है, शादी कर ली। उसके बाद 2-4 महीने गुजरे तो डेथ हो गई हस्बैंड की। फीमेल वापस आई, उन्होंने कहा लो अब्बा जी मुझे अकल आ गई, अब आप जिधर कहें शादी करने को तैयार हूँ, तो फैक्ट्री जो है मेरे नाम लगा दीजिए। क्या अब फैक्ट्री नाम लगेगी? क्यों भला? ओरिजिनल एग्रीमेंट पहले वाइड हो चुका है। कमीशन इज पेएबल ऑन सेलिंग 500 यूनिट्स बट ओनली 250 आर सोल्ड, इज पेमेंट ड्यू? टारगेट दिया है सेल्स टीम को, टारगेट क्या दिया है? एज सेल टीम 500 यूनिट बेचो तुम्हें बोनस मिलेगा। उसने 2 यूनिट बेच के कहने के चलो सारा छोड़ो, जो 2 का जितना हिसाब बनता है वो करो। नहीं, टारगेट पूरा अचीव होगा फिर ही होगा ना। घर वाले कहे अगर 90% मार्क्स आ गए ना तो तुम्हें 90,000 रुपीज देंगे। आपने कहा रिजल्ट आने पे लाए 35,000 दे, क्या 35 मार्क्स पे 35,000 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो टारगेट सेट किया था, पूरा टारगेट अचीव होगा फिर बोनस कमीशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एग्रीड? और की प्रॉब्लम? खत्म ये भी कहानी। चीट शीट हो गई, और क्या बाकी क्या रह गया? क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी लगती है। 2-5 ओके। सबसे पहले अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले मुझे बताइए क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़िए। रिक्वायरमेंट लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको अंडरलाइन कर लो। क्यों? इससे क्या पता चलेगा? मर्केंटाइल लॉ का क्वेश्चन है। इवैल्यूएट सीपी's पोजीशन, सीपी की पोजीशन को इवैल्यूएट करो।
वैल्यूएट करो मतलब डिस्कस करो, वैल्यूएट करो मतलब डिस्कस करो। सीपी की क्या पोजीशन है, सीपी की बड़ी वीक पोजीशन है, ये डिस्कस करना है। किस स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ये डिस्कस करना है। सीपी पोजीशन का मतलब क्या है, क्या यहां जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें सीपी की कोई गलती है कि नहीं। ये सीपी पोजीशन वैल्यूएट करने का मतलब क्या है, सीपी की गलती है कि नहीं, बताओ। एंड आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू इट इफ एनी, और बताओ क्या इसको कोई रेमेडी मिलेगी। रेमेडी का मतलब क्या है, कंपनसेशन, कोई हल, हल, कोई कंपनसेशन मिलेगी इसको, किसको, सीपी को। बताओ, दो चीजें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, बताओ सीपी की पोजीशन क्या है, मतलब क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सीपी का कोई कसूर है कि नहीं, फैसला करो। इवैल्यूएट सीपी पोजीशन का मतलब क्या है, इवैल्यूएट मतलब डिस्कस करो। सीपी पोजीशन का मतलब बताओ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है इसमें डिस्कस करो सीपी की पोजीशन, सीपी का फॉल्ट है कि नहीं। और क्या बताओ, और बताओ रेमेडीज अवेलेबल टू इट, और ये बताओ इसको क्या कोई कंपनसेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको कोई कंपनसेशन, रिक्वायरमेंट समझ आई है कि नहीं। दो चीजें बतानी है, क्या सीपी की गलती है कि नहीं, और इसे कुछ बदले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीपी की गलती है कि नहीं और बदले में कुछ रेमेडी, क्या मतलब है, इन कुछ बदले में कुछ, यानी उसका कोई नुकसान होगा, हर जानना, डैमेजेस, जो भी पेमेंट। पढ़ते हैं, कह रहा है स्क्वायर रिसर्च इज इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए मेडिकल डिवाइस विद रेडियो सेंसर टेक्नोलॉजी। ऐसी डिवाइस जिसमें रेडियो सेंसर टेक्नोलॉजी है, डेवलप हो रही है। In January 24, SR entered into an agreement with Crescent Pharmaceuticals, under which CP agreed to purchase 500,000 units of that medical device from SR in June 24. उन्होंने कहा, एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में सीपी ने बोला कि हम 5 लाख यूनिट खरीदेंगे आपकी ये सेंसर टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट का, if SR obtains regulatory approval from the Drug Regulatory Authority of Pakistan। क्या मतलब ये, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यहां तक तो बिल्कुल रेगुलर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये जो इफ के बाद उसने बात कर दी, इसकी वजह से क्या हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्वेश्चन में लिख लेंगे, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल, ये लिख देंगे। ये कंटिंजेंट किस वजह से हुआ, इफ की वजह से ना, किसकी वजह से, कोलैटरल इवेंट की वजह से, ये रेगुलेटरी अप्रूवल, शाबाश। सीपी पेड एन एडवांस ऑफ 10 मिलियन टू एसआर, सीपी ने 10 मिलियन भी पे कर दिया, सीपी ने 10 मिलियन पे कर दिया। इन फरवरी 24 एसआर इनिशिएटेड द अप्रूवल प्रोसेस विद ड्रैप, एसआर ने भागदौड़ शुरू कर दी, क्या कर दिया, भागदौड़ शुरू कर दी, उसने ड्रैप से कहा अप्रूवल अप्लाई कर दिया। However, before the approval was granted, Ministry of Health revised its guidelines and banned the use of radio sensor technology for medical purposes। उनका मेडिकल पर्पस के लिए रेडियो सेंसर टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो, तो क्या ये प्रोजेक्ट अब चलेगा, प्रोडक्ट बनेगी। SR incurred ₹12 million for obtaining the approval from DRAP, अभी तक वो 12 मिलियन इनकर कर चुका था अप्रूवल लेने के लिए। बताइए वैल्यूएट सीपी की पोजीशन बताइए क्या है, क्या इसमें सीपी का कसूर है। पहले हम लिखेंगे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ये डिपेंड करता था रेगुलेटरी अप्रूवल पे, रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वॉइड हो गया। सीपी की पोजीशन क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल नहीं है, ये बात समझ। फिर इसके बाद रेमेडीज में क्या लिखेंगे, एडवांस रिकवर करवा सकते हैं। क्या डैमेजेस या हर्जाना जो नुकसान हुआ और रिकवरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पार्टी का कसूर नहीं था। तो सीपी की क्या पोजीशन है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अब अनइनफोर्सेबल है, वाइड है। क्यों वाइड है, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जिस इवेंट पे डिपेंड करता था वो बैन हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। रेमेडीज क्या है,
जो 10 मिलियन पे किया है वो रिकवर करवा ले बस। क्या ये लिख सकते हैं कि अगर कोई लॉस हुआ है इसको तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं लिख सकते? क्या क्यों? कसूर कोई नहीं था। शाबाश शाबाश, कौन बोला था ये? शाबाश, कसूर नहीं था। यू गुड। Zubair agrees to sorry under the provisions of contract at 87 describe the nature and validity of above contract। नेचर का मतलब बताओ किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? कोई अच्छी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है कि अच्छी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? और फिर ये बताना है वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये भी बताना है। Zubair agrees to construct a bungalow for Ubaid for rupees 20 million on the condition that payment will be made after Munir. An architect certifies that the bungalow had been constructed in accordance with the layout plan। उन्होंने कहा जुबैर ने बोला कि बंगला बनाऊंगा अगर 20 मिलियन में, अगर मुनीर ने सर्टिफाई कर दिया कि बंगला ठीक बना है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी है? सिर्फ इतना लिखेंगे ना कंटिजेंट, और तो नहीं कुछ लिखना। आगे क्या लिखेंगे? रीजन भाई, रीजन बताएंगे कंटिजेंट क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, दैट इज सर्टिफिकेट फ्रॉम मुनीर। ओके, वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट बताया, क्या ये वैलिड इन्फोर्सेबल है? बस इतना लिखेंगे इन्फोर्सेबल है कि कब इन्फोर्सेबल है। भी ये इन्फोर्सेबल है कब? मुनीर बिल्कुल सर्टिफाई कर दे तो डन। नहीं मत वाइट। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर अदरवाइज, गिविंग ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर। प्लीज आल्सो एक्सप्लेन इन द केस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पहला केस, A agrees to pay B rupees 50,000 if he proves that two straight lines can enclose space। void है, क्यों? Impossible। A agrees to construct a building for B for rupees 1 million on the condition that the payment will be made on completion of building। कंडीशन तो है हाँ, लेकिन ये कंसिडरेशन है, ये कोलैटरल फ्यूचर इवेंट नहीं है। 1 million। A agrees to sell his house to B for rupees 100,000 if his father does not return within 2 years from United States of America। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, टाइम इज फिक्स। तो ये कब इन्फोर्सेबल होगा? 2 साल में अगर फादर वापस नहीं आता तो ये इन्फोर्सेबल होगा। A agrees to pay rupees 2,000 to B if B marries C। B marries D। कॉन्ट्रैक्ट इधर खत्म हो गया कि नहीं हुआ? बट आफ्टर ए मंथ D dies and B marries C। क्या ये 2,000 की पेमेंट होगी? क्यों? A ने कहा था ए बी C से शादी कर लो, 5,000 2,000 मिलेगा, और शादी कर ली। ये है फ्यूचर कंडक्ट वाली एग्जांपल। पहले कोई ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल होगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वाइड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमारा आज का लास्ट क्या टास्क रह गया हमारा? स्टार्ट करें जी। प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सुने फिर हम स्टडी करने लगे टाइप्स एंड एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या? टाइप्स एंड एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस। भाई 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, चैप्टर 3, 4, 5 में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसे पूरा करने की बारी आ गई, अब ड्यू डेट आ गई। इन भाईजान ने कहा था सर आज 5 तारीख है, 10 तारीख को आपको एसी सप्लाई कर देंगे।
अब आज क्या डेट आ गई है? 5 तारीख को एग्रीमेंट हो गया था, आज क्या डेट आ गई? 10। आज क्या होगा ये अब वो बता रहा है। आज क्या होगा ये बता रहा है, क्या कि टाइप्स एंड एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस, दो चीजें, परफॉर्मेंस की टाइप्स कितनी है और एसेंशियल्स। एसेंशियल्स किसे बोलते हैं? वो चीजें जो हर चीज होना जरूरी है ताकि कंसेंट वैलिड हो। और एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? वो सिचुएशन जिसमें जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? तो आइए जरा, कह रहा है परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कहता है परफॉर्मेंस का मतलब है, परफॉर्मेंस का मतलब है हैप्पी एंड ऑफ ए प्रोजेक्ट, हैप्पी एंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब? देखिए कॉन्ट्रैक्ट है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट की किस्मत में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ कॉन्ट्रैक्ट की किस्मत में है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की किस्मत में नहीं। यानी हैप्पी एंड का मतलब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स जो जिसने जैसा एग्री किया था वो वैसा ही परफॉर्म कर ले, हर पर्सन अपना वादा जैसा किया था वैसा ही पूरा कर ले, यह है हैप्पी एंड। और अगर प्रोमिजर या प्रोमिजी में से कोई एक पार्टी, प्रोमिजर या प्रोमिजी में से कोई एक पार्टी अपना वादा जो उसने बोला था उसके मुताबिक पूरा ना करे, इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक है कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होना, एक है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? मुकम्मल हो गया। जिस पार्टी ने जो जो एक्ट परफॉर्म करना था किया, ये मुकम्मल हुआ। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? खत्म, टूट गया, तोड़ दिया इसने कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो जो अगर प्रोमिजर ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिजर। अगर प्रोमिजी ने पूरा नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिजी। इस चैप्टर के अंदर उसका फोकस है कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देती हैं। ये चैप्टर यानी ये है हमारा चैप्टर से ये एसेंशियल परफॉर्मेंस वाला। ठीक है जी? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके एंड पे क्या होगा? या तो इसके एंड पे दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा करेंगी या कोई एक पार्टी पूरा नहीं करेगी। जब दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने से क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। जब एक पार्टी पूरा करे प्रॉमिसर या प्रॉमिसी, दूसरी ना करे तो फिर ब्रीच ऑफ। हम भैया आज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं, ब्रीच नहीं पढ़े, वो फिर कभी पढ़ेंगे। ओके चलिए, कह रहा है परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन एज पर टर्म्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई थी उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, ये क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरा करना प्रॉमिस, जो कहा था वो करके दिखाया, यह है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दो तरह की होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर भी बोलते हैं। टेंडर से आपके जहन में वो चैप्टर 2 वाला टेंडर ना आ जाए जो अखबार में इश्तिहार देते हैं। टेंडर एक नाउन भी है, टेंडर एक वर्ब भी है। नाउन के तौर पे टेंडर का मतलब है वो इश्तिहार जो अखबार में देते हैं कि ये चीजें चाहिए। टेंडर नोटिस देखा कभी आपने अखबार? टेंडर नाउन के तौर पे भी यूज होता है, वर्ब के तौर पे भी। नाउन के तौर पे मतलब क्या है? अखबार का इश्तिहार। वर्ब के तौर पे टेंडर का मतलब होता है प्रेजेंट करना। टू टेंडर ए पेमेंट का मतलब है टू प्रेजेंट ए पेमेंट। यहां पे टेंडर वर्ब के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन मना कर दिया गया। सुने, एग्री हुआ था 10 तारीख को वो हमारे गोदाम में
सामान लेके आएगा फैक्ट्री में, 10 तारीख को वो पर्सन आया, 10 बोरी सीमेंट मंगवाया था, 10 बोरी सीमेंट दिया और चला गया। ये भी परफॉर्मेंस है। ये कौन सी परफॉर्मेंस है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअली परफॉर्मेंस जो है वो पूरी होगी। एक दूसरा केस, 10 तारीख को पार्टी आई, ठीक है, उसने कहा सर गोदाम का दरवाजा खटखटाया, सर 10 बोरी सीमेंट आ गया उतार ले। अंदर से किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। अंदर लोग मौजूद है लेकिन वो असल में अब खरीदना नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया, वो दरवाजा नहीं खोला, इंतजार करते करते जो प्रोमिसर था वो वापस चला गया। अब बताइए इस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं? क्या ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है? ये कौन सी परफॉर्मेंस है? अटेंटिव परफॉर्मेंस। अटेंटिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि प्रोमिसर ने परफॉर्म करने की कोशिश की, प्रोमिसी ने कहा नहीं मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, लगाई और नहीं एक्सेप्ट करना तो पहले एग्रीमेंट क्यों किया था? क्यों किया था? नहीं एक्सेप्ट करना था, करो अब एक्सेप्ट। कहता नहीं करता सर, कर ले जो करना कर ले। ये है दूसरा केस। एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक क्या है? अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? ड्यू डेट पे प्रोमिसर चीजें लेके आया, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? नाम से अंदाजा आ रहा है, कोशिश की, प्रोमिसर चीजें लेके आया, प्रोमिसी ने बोला मैंने नहीं लेनी, मेरा इरादा बदल गया। कहा जी इरादा नहीं बदलता, जब एक दफा एग्रीमेंट कर ले तो फिर मुकर नहीं सकते। उसने कहा लो मुकर गया मैं, कर लो जो करना। हमने कहा अच्छा बताते हैं तुम अगले चैप्टर में चलो जरा, उधर बताएंगे तुम्हें कि जब कोई पार्टी में तो क्या करते हैं। तो दो परफॉर्मेंस की दो टाइप्स, कौन कौन सी? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड। लेकिन एक चीज नोट करें, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में लिखा हुआ है एग्जैक्ट परफॉर्मेंस एज पर टर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो परफॉर्मेंस करनी है वो उस वक्त वैलिड समझी जाएगी जब एसेंशियल सारे पूरे होंगे। परफॉर्मेंस एसेंशियल्स क्या क्या है? अनकंडीशनल हो, प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर पर्सन हो, एबिलिटी एंड विलिंगनेस हो, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हो, इंस्पेक्शन अपॉर्चुनिटी हो और ऑब्लिगेशन। फिर से बड़े एसेंशियल्स कौन कौन से हैं? सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही गौर से सुनना है। सादा छोटा सा सवाल, प्रोमिसर चीजें लेके प्रोमिसी के पास गया, प्रोमिसी ने चीजें वसूल करने से इनकार कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? अब वसूल सुन लें, इट डिपेंड्स। अगर तो प्रोमिसर ने जो चीजें दी वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट दी, तो फिर प्रोमिसी ने इनकार किया तो प्रोमिसी का कसूर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसी है। और अगर प्रोमिसर जो चीजें ऑफर कर रहा है वो है ही कुछ और, मंगवाए थे तोते ले आया कबूतर, अब प्रोमिसी ने कहा नहीं चाहिए मेरे को, गैस करें किसका कसूर है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह? प्रोमिसर। तो इसका मतलब है अगर प्रोमिसी चीजें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे तो कभी प्रोमिसी का कसूर होगा, कभी प्रोमिसर। कब प्रोमिसी का कसूर है, कब प्रोमिसर का? $1 मिलियन क्वेश्चन। जब एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई थी वो सारी पूरी हो, फिर डिलीवरी की जाए, तब प्रोमिसी का कसूर है। और अगर एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन तय पाई थी उनकी खिलाफवर्जी की जाए, ये प्रोमिसर का। जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल ऑफ वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर कब समझा जाएगा? याद रखे, अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की, प्रोमिसर ने चीजें वसूल करने से इनकार कर दिया, तो आपने सबसे पहले देखना है कसूर प्रोमिसर का है कि प्रोमिसी का। इसका जवाब है, कैसे पता चलेगा? जवाब है अगर तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर पूरे थे तो प्रोमिसी का कसूर,
अगर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर में से एक भी मिसिंग था तो प्रॉमिसर का कसूर। अब ये एसेंशियल्स क्या है? पहला एसेंशियल प्रॉपर अनकंडीशनल। ऑफर तो अनकंडीशनल हो सकती है, इसके अलावा एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल नहीं हो सकती। जो परफॉर्मेंस है वो भी अनकंडीशनल नहीं हो सकती। हमने कहा था कि 10 बोरी जो है सीमेंट भिजवा देना, उसने कहा ठीक है, आ गया और कहने लगा 10 बोरी आपको दे तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे, क्या? आप मुझे कोई अच्छा सा तोहफा दें। अब ये क्या है? इस सूरत में वो तोहफा इनकार कर दे प्रॉमिसी, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? प्रॉमिसर। क्यों भला? क्योंकि परफॉर्मेंस को अनकंडीशनल होना चाहिए था, उसने कंडीशन ऐड कर दी। ये बात समझ आती है? दूसरा एसेंशियल प्रॉपर टाइम। तो परफॉर्मेंस कब होनी चाहिए? प्रॉपर टाइम पे। प्रॉपर टाइम क्या होता है? इट डिपेंड्स। अगर तो एग्री टाइम है तो टाइम, अगर टाइम एग्री किया तो फिर दिन किया या रात किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टाइम एग्री नहीं किया तो प्रॉपर टाइम का मतलब है उसी दिन जो डेट एग्री हुई थी, वर्किंग आवर्स में। वर्किंग, ये क्या है? प्रॉपर टाइम, रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या है? केस टू केस वेरी। कुछ समझ नहीं आ रही? कुछ समझ नहीं आ रही? फिर से सुने। एग्रीमेंट हुआ, प्रॉमिसर भागा भागा चीजें लेके प्रॉमिसी के पास आया, प्रॉमिसी ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। और पास ही एक जज बैठा था, जज ने प्रॉमिसर से कहा तुम प्रॉमिसी को हर्जाना दो। प्रॉमिसर तो हैरान परेशान, कहता हैरान मैं इस बात पे हुआ हूं कि प्रॉमिसी ने मेरी चीजें वसूल करने से इनकार कर दिया, और परेशान इस वजह से हुआ हूं कि उल्टा जज ने हर्जाना भी मुझे अदा करने का हुक्म दिया। जज साहब मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या ऐसा गलत काम किया है कि प्रॉमिसी ने चीजें वसूल करने से भी इनकार कर दिया है और आपने डैमेजेस अदा करने का हुक्म भी कर दिया? मेरा कसूर तो बताइए, बताए क्या कसूर है प्रॉमिसर का? क्या कसूर है? क्या कि उसने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं चीजें डिलीवर की। शायद उसने कोई कंडीशन ऐड कर दी थी, शायद उसने जो स्पेसिफाइड टाइम था उसके बाद आया है, शायद वो जिस प्लेस पे उसे कहा था, उसे बोला था कि गोदाम में जाके लेके जाना, वो घर आ गया लेके चीजें। उसे बोला था घर लेके आना, वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया चीजें लेके। कह लगा इधर कुली आसानी से मिल जाते हैं। तो मुझे बताइए, अगर स्पेसिफाइड प्लेस पे प्रॉमिसर चीजें तो लेके आया लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पे नहीं लेके आया, स्पेसिफाइड प्लेस पे नहीं लेके आया, तो क्या प्रॉमिसी चीजें वसूल करने का पाबंद है? ये किसका कसूर समझा जाएगा? प्रॉमिसर का। और क्या केस है? प्रॉपर पर्सन, उसको बोला था फैक्ट्री में मैनेजर जो होगा ना उसको डिलीवर कर देना, ठीक है? उसने कोई वर्कर था, उसको डिलीवर करने की कोशिश की, क्या ये वैलिड है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस, कि उस पर्सन में एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है, करेगा, ठीक है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस सिर्फ रटे वाला पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक गुड डिलीवर की जाए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कहा था 1000 क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी? 1000। अगर 900 की क्वांटिटी लेके आया हो, एक्सेप्ट नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ए क्वालिटी का माल चाहिए, लेके आया बी का, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? कसूर किसका समझा जाएगा? प्रॉमिस। क्या मतलब? क्यों? एक तो प्रॉमिसर का माल जो है वो वापस जा रहा है, उसे यही बड़ा दुख है, और दूसरा आप कह रहे हैं वो डैमेजेस भी देगा। क्यों? ऐसा क्या गलत किया उसने? उसने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड परफॉर्मेंस पूरे नहीं किए। इंस्पेक्शन अपॉर्चुनिटी, जब किसी को प्रॉमिसर को कोई चीज देने लगेगा, ये प्रॉमिसी को चीज देने लगेगा, तो उसे चेक करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
अगर तो कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है ना, तो फिर याद रखिएगा जो बायर होता है, जो प्रॉमिसी होता है, उसके पास हक है कि वो चीजों को चेक कर सके कि वो चीजें एज पर ऑर्डर है कि नहीं। लेकिन अब आपको याद आ जाएगा उधराज से आपने जो पार्सल मंगवाया था, तो वो जब आया था तो आपने कहा था मैं खोल के देख लूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि बायर को अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन हासिल होती है। उसने कहा नहीं सर, पहले पैसे दें, बाद में पार्सल खोलेगा। आपने कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि बायर के पास राइट है क्या, इंस्पेक्शन का। उसने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी लिखा है कि अगर एग्री ना हुआ हो, हमारा जो फॉर्म था ना उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप जो है वो पैसे देने के बाद ही पार्सल ओपन कर सकते हैं। तो ये आपने पहले एग्री कर लिया, समझे? तो अगर इंस्पेक्शन अपॉर्चुनिटी ना दे प्रॉमिसर प्रॉमिसी को, क्या प्रॉमिसी एक्सेप्ट करने के लिए लायबल है कि रिफ्यूज कर सकता है? होल ऑब्लिगेशंस। उसे कहा था 10 बोरियां लेके आना, 6 ले आया, कह लेगा सर 4 2-3 दिन तक आ जाएगी। क्या एक्सेप्ट करने के लिए लायबल है? अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था ना कि सामान किस्तों में आएगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय नहीं हुआ था तो सारे का सारा सामान इकट्ठा आना चाहिए। ये है होल ऑब्लिगेशन पूरी। डन जी? ये था हमारा आज का लेक्चर। असल में 1 मिनट ठहरे, है आगे बाकी चीजें भी, लेकिन वो नमाज का टाइम जो है, अरे बल्कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे 5 मिनट, अच्छा 1 मिनट ठहरे, ये 5, अच्छा नहीं पढ़ाता मैं अभी। 5 वाला पॉइंट पढ़ के मुझे बताया पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये तो भी कहानी शुरू, हमारा आज का लेक्चर यहां से हुआ था। ये चाहत और राहत वाला, पर्सनल स्किल वाला, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट वाला। अगर अच्छा, टेंडर किसको बोलते हैं? टेंडर किसको बोलते हैं? गुड्स को ये वैलिड एसेंशियल पूरे करते हुए गुड्स को डिलीवर करना टेंडर। टेंडर वैलिड कब होगा? जब ये सारे एसेंशियल पूरे होंगे तो उसे बोलेंगे वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर का मतलब क्या है? जब सारे एसेंशियल पूरे होंगे। अगर 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 टेंडर वैलिड हो, अगर टेंडर, समझे बात को, प्रॉमिसर टेंडर लेके आया, प्रॉमिसर टेंडर लेके आया, टेंडर वैलिड था। वैलिड टेंडर का मतलब क्या? सारे एसेंशियल पूरे हो रहे थे, लेकिन प्रॉमिसी ने ना कर दी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रॉमिसर के बाय प्रॉमिसी। और अगर प्रॉमिसर आया लेकिन सारे कंडीशन पूरी नहीं थी, एसेंशियल पूरे नहीं थे, अब प्रॉमिसी ने इनकार कर दिया, कौन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? किसकी तरफ से? प्रॉमिसर की तरफ से। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी प्रॉमिसर की तरफ से होता है, कभी प्रॉमिसर की तरफ से होता है, कभी प्रॉमिसर की तरफ से होता है, कभी प्रॉमिसर की तरफ से होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी प्रॉमिसर की तरफ से होता है, कभी। आपने फैसला करना होता है, इवैल्यूएट सीपी's पोजीशन, कि सीपी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया। तो अगर प्रॉमिसर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, आए, अच्छा ओके चले, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, प्रॉमिसी ने क्या बोला? ले जाओ इसको वापस। इसकी हेडिंग समझ रहे हैं? प्रॉमिसी ने क्या बोला? ले जाओ वापस। क्या प्रॉमिसर अगले दिन दोबारा चीजें डिलीवर करने का लायबल है? तो फिर क्या करे वो? तो वो कहे आने जाने का किराया तो दे दो, डैमेजेस दे दो, ठीक है। चलिए ये छठे वाला फिर आपको समझाएंगे। चौथे वाला समझ आ गया ना? चलिए इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा और असाइनमेंट भी कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।